मिटेगा भ्रष्टाचार, बचेगा भारत। नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम जो एक मुहिम चला रहे हैं, कॉलेजियम हटाओ देश बचाओ, ब्रिंग बैक एनजेएसी, उसके अलावा सोशल मीडिया पर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो एक माहौल बना हुआ था, जो मनमाने फैसले हो रहे थे, उसको लेकर एक उबाल है, आक्रोश है, उसका असर अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आपको बार बार हाई कोर्ट्स के ऐसे अच्छे केसेस की जानकारी देते हैं जो न केवल समाज के हित में है, समाज को आगे ले जाने के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। और जिस दिन भारत की ज्यादातर अदालतों में ऐसे केसेस डिसाइड होने लगेंगे, ऐसे फैसले होने लगेंगे, निश्चित मानिए ये जुडिशरी सुधरती हुई नजर आने लगेगी। मद्रास हाई कोर्ट ने एक बार फिर से बहुत बढ़िया फैसला दिया है। मद्रास हाई कोर्ट में 2 जजों की पीठ ने, जिसमें चीफ जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुण मुरुगन, ये 2 जज पहले भी एक अच्छा फैसला दे चुके हैं, जिसका जिक्र हमने करीब 3-4 हफ्ते पहले किया था। इन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में एक ऐसा फैसला दिया है जिसे ऐतिहासिक कहा जा सकता है। उन्होंने एक सुमोटो याचिका पर संज्ञान लेते हुए सुमोटो आदेश दिया कि जितने भी केसेस पेंडिंग हैं मद्रास या तमिलनाडु के अंदर सिटिंग या फॉर्मर एमएलए एमपी के खिलाफ, उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए। अब इसका असर कितना व्यापक होगा, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मामले में 216 केसेस के लिए ये आदेश दिया गया है। यानी 216 ऐसे केसेस हैं जिनमें कोई सिटिंग एमपी या सिटिंग एमएलए इन्वॉल्व है या फिर फॉर्मर एमपी या एमएलए इन्वॉल्व है। इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो ट्रायल कोर्ट में चल रहे थे और उनको लेकर हायर कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट ने उसमें या तो स्टे दे दिया या फिर अंतरिम आदेश दे दिया। तो इस पीठ ने यह भी आदेश दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर यह बताया जाए कि वो कौन कौन से केसेस हैं जिनमें हाई कोर्ट की तरफ से अंतरिम आदेश पास किया गया है या स्टे दिया गया है। यानी ये पीठ उन स्टे को भी हटाने का काम करेगी। एक आदेश इस पीठ द्वारा यह दिया गया है कि जिन मामलों में चार्जशीट फाइल हो चुकी है लेकिन चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं, उनमें जल्दी से जल्दी चार्जेस फ्रेम किए जाए। जहां चार्जेस फ्रेम हो गए हैं वहां गवाही नहीं हुई है तो गवाही ली जाए, और जहां सब कुछ हो चुका है लेकिन डिसीजन पेंडिंग है या रिजर्व रख लिया गया है, उन मामले में शीघ्र डिसीजन सुनाने का काम किया जाए। यानी अब आप समझ लीजिए कि तमिलनाडु के अंदर जितने भी टेंटेड एमएलए एमपी हैं उनकी सामत या तो आ गई है या आने वाली है, क्योंकि ज्यादातर जो एमएलए एमपी के केसेस होते हैं स्पेशल कोर्ट में चलते हैं और उनमें यही तिकड़म चलाई जाती है कि या तो जो एडजॉर्नमेंट है वो ले लिया जाता है और या फिर हायर कोर्ट से जाकर उसमें अंतरिम आदेश या स्टे ऑर्डर ले लिया जाता है। लेकिन अब मद्रास हाई कोर्ट के इस आदेश के आने के बाद में ये जो दागी या आरोपी या फिर कहें कि एक तरह से दोषी एमएलए एमपी हैं, उनको अब सजा से कोई बचा नहीं पाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो हमारे यहाँ हर समय खुला ही रहता है, लेकिन हाई कोर्ट से एक बार अगर उन्हें सजा कंफर्म हो जाएगी या ट्रायल कोर्ट से सजा मिल जाएगी तो जो सिटिंग एमपी एमएलए हैं उनकी सदस्यता भी जा सकती है। उनकी सदस्यता जाने के साथ साथ अगले 6 साल के लिए वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, इसकी भी पूरी संभावना है। और ये जो फैसला या फिर आदेश अभी आया है, फैसला तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी और सुनवाई इसकी 25 तारीख को होनी है। इस आदेश से ये स्पष्ट है कि आने वाले तमिलनाडु के चुनावों में इस फैसले का बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। अगर ये ट्रायल कोर्ट जैसा हाई कोर्ट ने आदेश दिया है उस तरीके से मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे तो बहुत सारे ऐसे एमपी या एमएलए जो फॉर्मर रह चुके हैं
या फिर जो वर्तमान में हैं और उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जैसा कि कोर्ट द्वारा कहा गया है कि किसी भी हालत में एडजर्नमेंट नहीं होगा। अगर गवाह गवाही देने आया है तो उस दिन उस कोर्ट को गवाही लेनी ही पड़ेगी और जल्दी से जल्दी इन मामलों को निपटारा करना पड़ेगा। उस स्थिति में हालत हो जाएगी राहुल गांधी वाली कि बहुत से एमएलए एमपी जिनके खिलाफ अगर सजा बोली जाती है तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, उसके बाद उन्हें हाई कोर्ट आना पड़ेगा और हाई कोर्ट में चूंकि ये चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है तो हाई कोर्ट से भी इतनी आसानी से ऐसे जो सांसद या विधायक हैं जो पूर्व या वर्तमान हैं उनको राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। फिर उनके पास एक ही रास्ता रह जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट में अभी बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 52वें सीजेआई रिटायर होने वाले हैं, 53वें आने वाले हैं, जो आने वाले हैं उनके ऊपर खुद पर ही भ्रष्टाचार के आरोप पेंडिंग है। लेकिन इस सबसे जनता में जो मैसेज जाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट खारिज करने की कोशिश करेगा या खारिज कर भी देगा तब भी इसका एक दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है तमिलनाडु की राजनीति में, तमिलनाडु के सामाजिक जीवन में और तमिलनाडु के आने वाले चुनावों में। तमिलनाडु का ही एक पुराना जजमेंट था जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को आदेश दे दिए थे। उसके बारे में भी हमने बताया था कि उस आदेश के बाद में जो कि जेबी पारदीवाला और आर माधवन की पीठ ने दिया था, उसमें मद्रास हाई कोर्ट के 2 विद्वान जजों की पीठ ने उस आदेश पर स्टे कर दिया था 25 मई को। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस सूर्यकांत ने इसकी सुनवाई करते हुए इस मामले को 2 दिसंबर तक के लिए टाल दिया है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि चूंकि इसी मामले पर और राष्ट्रपति का रेफरेंस है और उसका फैसला 1-2 दिन में या फिर इसी सप्ताह के तीसरे या चौथे दिन में आने वाला है, इसलिए इस मामले की सुनवाई अभी टाली जानी चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जो राष्ट्रपति रेफरेंस है उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही डीम्ड असेंट का आदेश दे चुका है। मामला क्या था कि तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर विधानसभा में स्टालिन की सरकार ने ये प्रस्ताव पास करा लिया था, विधेयक पास करा लिया था कि आने वाले दिनों में अब राज्यपाल बीसी की नियुक्ति नहीं करेंगे बल्कि प्रदेश सरकार करेगी। इसको लेकर मामला हाईकोर्ट में तो सरकार हार गई थी, फिर आई थी सरकार सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जो बिल पेंडिंग थे जिसमें ये सारे प्रावधान थे उनको वैलिड करार दे दिया था और डीम्ड असेंट का एक नया कॉन्सेप्ट पेश कर दिया था। लेकिन हाईकोर्ट में दोबारा से इस पर एक पीआईएल डाली गई और हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि चूंकि ये जो मामला है वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का है, यूजीसी के अधिकार क्षेत्र का है और विधानसभा द्वारा पारित किए गए जो कानून या विधेयक है वो सीधे तौर पर संवैधानिक नहीं कहे जाते हैं, इसलिए उन्होंने उस पूरे के पूरे जो फैसले का एक तरीके से कह सकते हैं कि जो फल निकलना था उसको निकलने से पहले रोक दिया था। वही मामला सुप्रीम कोर्ट पर फिर से आ गया है। हाईकोर्ट के स्टे के खिलाफ याचिका लगाई गई है और यह कहा गया है कि हाईकोर्ट के स्टे को पलट दिया जाए। यह मामला प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की वजह भी है, तो इतनी आसानी से उसे बदला नहीं जा सकता है। लेकिन आप इनकी हिम्मत देखिए कि उस मामले पर लंबी बहस हो चुकी है, राष्ट्रपति को 14 सवाल पेश करने पड़े, उसी पर कितनी चालाकी दिखाने की कोशिश स्टालिन सरकार की तरफ से की गई है या फिर उसके वकीलों अभिषेक मनु सिंघवी और पी विल्सन की तरफ से की गई है। वो ये कोशिश कर रहे थे कि राष्ट्रपति के रेफरेंस का जो आदेश आए या निर्णय आए उससे पहले ही इस पे अगर वो कोई भी ऐसा आदेश ले लेंगे जो तमिलनाडु का जो मद्रास हाई कोर्ट है उसके आदेश को पलट देगा। लेकिन अब 2 जजों की बेंच ने इसको 2 दिसंबर तक के लिए आगे बढ़ा दिया है और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में क्या होना है वो तो आने वाले 1-2
या 4 दिन में पता चल ही जाएगा। दूसरी तरफ ये जो MP MLA को लेकर उनके भ्रष्टाचार को लेकर उन पर जो आरोप है या जो और भी जघन्य अपराधों में भी जो केस चल रहे हैं उसको लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने जो ये फैसला दे दिया है, इसको लेकर भी उम्मीदें हैं कि स्टालिन सरकार सुप्रीम कोर्ट आ सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में कोई भी दखलंदाजी करना अब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं मनींद्र मोहन श्रीवास्तव, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। और इसको किस आधार पर रोका जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जो भी मामले हैं उनको जल्द से जल्द निपटाया जाने की जरूरत है। इसमें बहुत सारे मामले 5-5 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं। उनमें किसी में चार्जशीट फाइल हो गई है, किसी में गवाही नहीं हुई है, किसी में चार्जशीट का संज्ञान नहीं लिया गया है। इसी तरीके से वहाँ एडजर्नमेंट के द्वारा ये जो MLA MP हैं उनको एक तरीके से राहत देने की कोशिश की गई है। अब उस राहत को खत्म करने का काम किया है मद्रास हाईकोर्ट ने, और उनका ये निर्णय एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय कहा जा सकता है। देश के दूसरे हाई कोर्ट्स को भी इससे सीख लेते हुए जितने भी केसेस उनके राज्य में चल रहे हैं MP MLA या फॉर्मर MP MLA के ऊपर, उन सबको जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे जो टेंटेड लोग हैं, जो आरोपी हैं, उनको सजा मिल सके और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म हो सके और उन्हें चुनाव लड़ने से भी रोका जा सके। ये एक बड़ा कदम होगा। और जैसा हमने बार बार हम कहने की कोशिश करते हैं कि एक हाई कोर्ट अगर अच्छा फैसला लेता है तो दूसरे हाई कोर्ट में उसकी धमक सुनाई देती है, और वहां बैठे हुए अच्छे जजों को ये लगता है कि उन्हें भी अपना राष्ट्रीय दायित्व निभाना चाहिए। समाज के प्रति जो उनका धर्म है, जिसके लिए वो सैलरी लेते हैं, जिसके लिए वो वहां बैठे हैं, चाहे कॉलेजियम से ही वो वहां पर आए हैं, उसके बावजूद कहीं ना कहीं उनके अंदर एक राष्ट्रीय भावना भी हो सकती है। देश के प्रति उनका एक दायित्व है, उसकी समझ भी हो सकती है, जो कुछ जज अब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से हमारे मित्र कहते हैं कि आप जो कहते हो कि 20-25% जज सही हैं, हम तो कहते हैं सारे जज बेकार हैं। देखिए, आप जनरलाइज फैक्ट बोल सकते हैं, लेकिन हम तो उस हद तक बोल सकते हैं जिस हद तक कि हम उन चीजों को ऑथेंटिकेट कर सकें। हम बार बार कहते हैं कि पवित्र अपवित्रता भी उतनी ही बलवती होती है जितनी की अपवित्र पवित्रता। ठीक है, वो कॉलेजियम से आए हैं, उन्होंने बहुत सारे चीजें की होंगी, लेकिन अगर वो अब सुधर कर देश हित में फैसले लेना चाहते हैं तो हमें ऐसे जजों का स्वागत भी करना चाहिए, उनका समर्थन भी करना चाहिए, क्योंकि अगर जनता का समर्थन नहीं होगा तो हाई कोर्ट के अच्छे फैसलों को भी सुप्रीम कोर्ट बड़ी आसानी से पलट देगा या फिर उसको स्टे कर देगा। जैसे राहुल गांधी के मामले में हुआ था, उस समय बहुत ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। राहुल गांधी को जो ट्रायल कोर्ट था उससे सजा हुई, हाई कोर्ट ने उस सजा को बरकरार रखा और जस्टिस BR गवई की और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने उस जो सजा थी उसको ही निलंबित कर दिया, जिसका परिणाम आज पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। देश की विदेशों में बदनामी हो रही है। एक व्यक्ति है जिसको इस पूरे के पूरे मामले से फायदा मिला, यानी राहुल गांधी। वो दोबारा से चुनाव भी लड़ पाया और बाद में भारत का नेता प्रतिपक्ष भी बन गया। उसके बाद वो इतना ज्यादा स्वच्छंद हो गया कि वो हर संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाना लगा। झूठे आरोप के साथ साथ वो गाली गलौज की भाषा, किसी का भी अपमान करना, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि भारत के वर्तमान CJI ने उसके केस को सुनते हुए उसे बड़ी राहत दी थी। और वो भी तब दिया था कि जब उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि मेरे पिताजी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यपाल बनाया गया था। अगर वास्तव में उनके अंदर नैतिकता रही होती तो शायद वो उस मामले को सुनते ही नहीं। लेकिन सामने जो वकील थे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से महेश जेठमलानी थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस तरीके से बड़ी आसानी से BR गवई ने राहुल गांधी को उस मामले में राहत दे दी थी। ऐसी राहत दे दी थी कि राहुल गांधी के दोबारा से चुनाव लड़ने का भी रास्ता खुल गया था और उनकी जो संसद की सदस्यता थी वो भी बहाल हो गई थी। इसमें तर्क ये दिया गया था कि जो लोग हैं जिन्होंने राहुल गांधी को अपना प्रतिनिधि
चुनकर भेजा है वो एक तरीके से प्रतिनिधि विहीन हो जाएंगे, उनके नागरिक अधिकारों का हनन होगा। अब पता नहीं ये लॉजिक उन्होंने कहां से उठाया, लेकिन वही वाली बात है कि जब जजों को कुछ मनमाने फैसले लेने होते हैं तो वो इस तरीके के कुतर्कों को कहीं से भी ढूंढ कर ले आते हैं। अब उसी तरीके से मद्रास हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया है, अगर जनता इस तरीके के फैसलों में उन जजों के साथ नहीं खड़ी रहेगी, उनकी चर्चा सोशल मीडिया पर नहीं होगी, तो फिर ऐसे फैसलों को भी सुप्रीम कोर्ट आसानी से पलट सकता है। हम इसीलिए ऐसे अच्छे फैसलों को आपके सामने लाते हैं कि जब इन पर केस सुप्रीम कोर्ट में आए तो एक दबाव बनाया जा सके। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना, आप बता दीजिए। शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।